हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा गुरु उपन्यास। मैं आपको बता देती हूँ, हम यूजीसी नेट हिंदी की यूनिट 6 हिंदी उपन्यास पर एक फ्री बैच लेकर आए हैं। इस बैच में होना क्या वाला है, हमारे पाठ्यक्रम में टोटल जो है 13 उपन्यास लगे हुए हैं, 13 उपन्यास लगे हुए हैं, जिनको हम डेली वन बाय वन एक उपन्यास पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम के नजरिए से जो हमारे नेट के एग्जाम में जितनी भी उपन्यास से महत्वपूर्ण बातें पूछी जाती है, उन सबको हम यहाँ पर एक ही क्लास में कवर करेंगे। जैसे कि पात्र, भूमिका, विषय वस्तु, आलोचनात्मक समीक्षा और अन्य कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण पंक्ति, ये सब हम एक ही क्लास में कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा गुरु। यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाली है। ये बात आप में से काफी बच्चे जानते भी है। पर यदि आप अन्य कोई एग्जाम देने जा रहे हैं जिसके पाठ्यक्रम में परीक्षा गुरु उपन्यास है, तो ये क्लास आपके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी नेट एग्जाम देने जा रहे बच्चों के लिए है। तो आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा गुरु। जैसा कि मैंने बताया, ये बिल्कुल फ्री बैच है। डेली शाम को 4 बजे इसकी क्लास हुआ करेगी। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, 13 उपन्यास है तो ये क्लास भी 13 दिन ही चलेगी। ठीक है, डेली जो हम एक उपन्यास पढ़ने वाले हैं। तो आज शुरुआत करते हैं परीक्षा गुरु उपन्यास से। जब भी हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज क्या, हमें उसके राइटर का नाम पता होना चाहिए, प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। तो हम भी परीक्षा गुरु उपन्यास की शुरुआत ऐसे ही करेंगे। देखते हैं, परीक्षा गुरु के रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास। ये हमें पता भी होता है। प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। हमें बिल्कुल प्रकाशन वर्ष, जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास लगे हुए हैं, जुबानी याद होने चाहिए। फिर जो ये परीक्षा गुरु उपन्यास है, ये प्रकरण में विभाजित है। आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। तो कितने प्रकरण है टोटल, ये 41 प्रकरण है। विषय केंद्रित क्या है परीक्षा गुरु उपन्यास में, प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण इसमें उपन्यास में है। चारों पॉइंट इंपोर्टेंट है। रचनाकार तो खैर हमें पता ही होता है, लेकिन प्रकाशन वर्ष, कितने प्रकरण है, क्या विषय वस्तु है, ये काफी तीनों ही इंपोर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के नजरिए से है। ये हुई एक बेसिक जानकारी। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने, जैसा कि पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा कि इसमें 41 प्रकरण है, तो हमें इन 41 के नाम पता होने चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पिछली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि परीक्षा गुरु उपन्यास में से निम्न में से कौन सा प्रकरण है। यानी 5 नाम दिए हुए थे और उनमें से 3 नाम, इन्हीं 41 में से किन्हीं 3 के नाम दिए हुए थे। कोड वाला क्वेश्चन था, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण है। ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी पिछली क्लास में करवाया भी था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 41 के 41 प्रकरण के नाम याद होने चाहिए। देख लेते हैं एक बार क्या क्या नाम है। वन सौदागर की दुकान, पहले प्रकरण का नाम तो हमें बिल्कुल भी भूलना ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है अकाल में अधिक मास। तीसरा पॉइंट है संगति का फल। फोर्थ, मित्र मिलाप। 5 पॉइंट है विषय आसक्त। छठा पॉइंट है भले बुरे की पहचान। 7, सावधानी यानी होशियारी। वहीं पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जैसे ही प्रकरण 7 शुरू होता है, नीचे लिखा हुआ है सावधानी और ब्रैकेट में लिखा है होशियारी। 8वां पॉइंट है सब में ही हाँ। 9वां पॉइंट सभासद। 10वां पॉइंट प्रबंध यानी कि इंतजाम। 11वां सज्जनता। अगला है हमारा सुख दुख। विकार का मूल विवाद। पत्र व्यवहार। प्रिय अथवा पिय। सुरा यानी कि शराब। स्वतंत्रता और स्वेच्छा 4। क्षमा, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 2 बार है, 17वीं और 19वीं। ठीक है। फिर पतिव्रता, संशय, प्रमाणिकता। एक तो ये प्रमाणिकता था आपके एग्जाम में। हाथ से पैदा करने वाले पौत्रों के अमीर। साहसी पुरुष। दिवाला, लोक चर्चा या अफवाह। फूट का काला मुंह। बातचीत, नैराश्य, ना उम्मीदी। चालाकी, चूक। अदालत, एक अदालत पूछा था आपके एग्जाम में। मित्र परीक्षा, हीन परवाह। स्तुति निंदा का भेद। धोखे की टट्टी। विपत में धैर्य। सच्ची प्रीति। प्रेत भय, एक प्रेत भय पूछा था। ये तीनों पूछे थे, प्रमाणिकता, अदालत,
प्रेतव्य और दो अलग से नाम दिए हुए थे और हमें कोड में छांटना था कौन कौन से परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण है। फोर्टियस सुधरने की रीति और सबसे आखिरी है सुख की परम अवधि। पहला और आखिरी तो हमें वैसे भी भूलना नहीं होता, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 41 के 41 नाम लिखे हुए हैं। अब आप कहोगे एक बार क्लास देखने से हमारे कैसे याद होगी? जी बिल्कुल, आपके याद नहीं होगा एक बार क्लास में देख लेने से। आपको क्या करना है, अपने नोट्स में इनको ऐड कर लेना है और बार बार इनका रिवीजन करना है, तो आपके खुद ये चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने दो स्लाइड देखी, यहाँ पर बेसिक जानकारी देखी और यहाँ पर सभी प्रकरण के नाम देख लिए। अब हम चलेंगे पात्र, यहाँ पर जो है पात्रों से पहले भूमिका देखेंगे। किसी भी उपन्यास की भूमिका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में भूमिका से काफी बार काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये जो हमारी क्लास हो रही है इस पर मैंने एक पहली क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम इस फ्री बैच में क्या पढ़ने वाले हैं। और वहां पर मैंने आपको PYQ भी रखे थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें पूरी जानकारी आपको दी थी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भूमिका है, परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका है, उसी बुक की PDF है। और उस समय की जो लैंग्वेज है थोड़ी अलग थी, तो उसी लैंग्वेज में जो है ये भूमिका है। जितने भी यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण पॉइंट मिलते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, ये बुक का ही पेज है, परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका निवेदन, यानी कि जो है ये भूमिका ही है। अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी है, परंतु मेरे जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई। इसीलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है परीक्षा गुरु के बारे में किसने कहा है कि ये अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है, तो खुद लेखक ने कहा है। लेखक कौन है इनके? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है किस रचना के बारे में ऐसा बोला गया है, तो परीक्षा गुरु के बारे में ऐसा बोला गया है कि ये अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है। परंतु नई चाल होने से ही कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति से तो नई चाल में तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है। और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और अधिक भूल होने का भरोसा है। इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की अनेक तरह की झूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। यहाँ पर यह भूलों भूलों से, मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। इंपोर्टेंट है पहला पैराग्राफ। ठीक है, आगे चलेंगे। पहले तो पढ़ने वाले, इस पुस्तक में सौदागर की दुकान, पीछे ही हमने देखा प्रकरण 1 का नाम है और इसका नाम जो है भूमिका में भी आ गया, तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रकरण 1 का नाम सौदागर की दुकान। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में आसवाब देख रहे हैं। लाला ब्रजकिशोर, मुंशीलाल और मास्टर सिंबुदयाल उनके साथ है, यानी हमें 4 प्रमुख पात्रों के नाम मिले। कौन कौन से? लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर सिंबुदयाल। नोट कर लीजिएगा, जब हम भूमिका पढ़ते हैं तो हमें काफी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमें 4 पात्रों के नाम मिले, नोट कर लीजिएगा। जो भी भूमिका में इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले ही है जो मार्क किया हुआ है। आगे चलते हैं। इस पुस्तक में देखो, यहाँ पर हमें जो है विषय वस्तु भी मिल गई कि इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपके पेपर में कई बार पूछा भी जाता है कौन से उपन्यास में दिल्ली के एक रईस का वर्णन किया गया है, तो परीक्षा गुरु। तो आप देख रहे हो भूमिका पढ़ने समय कितना फायदा होता है। और उसको जैसे का तैसा अर्थात स्वाभाविक दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज्यादा दृष्टि रखी गई है। भाषा कैसी है? ये नहीं है कि संस्कृत फारसी अरबी के कठिन कठिन शब्द है, नहीं। उसके बदले जो दिल्ली के रहने वालों की, जो आम जनता है दिल्ली की, उनकी जो बोलचाल की भाषा है वो दिखाई गई है, वो रखी गई है उपन्यास में। तो भाषा कैसी है? दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज्यादा जो है ध्यान रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है।
ठीक है, उसके बाद है, मैं केवल इतनी बात पर निवेदन किया चाहता हूँ कि कृपा करके कोई मास्टर पूरी पुस्तक वांचे बिना यानी पढ़े बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी न करे, और जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करे वे कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास भी भेज दे। होता है ना, पुस्तक हमने पहले पूरी पढ़ी नहीं और अपने विचार पहले देना शुरू कर दिए। तो ये कह रहे हैं कि मेरा ये निवेदन है कि आप पहले इस पुस्तक को पूरी पढ़ ले और उसके बाद जो है अपने विचार जो है प्रकट करें। ऐसे जल्दबाजी मत करना कि पढ़ी है नहीं और अपने विचार देने शुरू कर दे। और जो भी सज्जन अपने विचार दे तो उसकी एक कॉपी मेरे पास भी भेज दे। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस लेखक ने अपनी रचना के बारे में ऐसा बोला है, तो लाला श्रीनिवास दास ने बोला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक की रचना में मुझको महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह फारसी, स्पेक्टेकर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली है। तो ये बता रहे हैं कि इस रचना को लिखने में कहाँ से उन्हें सहायता प्राप्त हुई है। इन इसीलिए इन सबका मैं बहुत उपकार मानता हूँ और दीन दयालु परमेश्वर की निर्हेतुक कृपा का सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूँ। ठीक है, लिखा किसने? श्रीनिवास दास ने दिल्ली में ही लिखा है। तो ये हमारी 4 पेज की भूमिका है। ठीक है, इस बुक की जो मूल पीडीएफ है, मतलब पूरा का पूरा उपन्यास है, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है। ठीक है, टेलीग्राम से आप पूरा उपन्यास पढ़ सकते हो, मतलब पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पर। तो ये हमारी हो गई भूमिका। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने मार्क किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आप देखेंगे पात्र विषय, पात्र परिचय और विषय वस्तु। देखो ये पेज है, देखो मैंने अलग अलग जगह से मैटर जोड़ा है। कोई मैंने मूल पुस्तक है जैसे परीक्षा गुरु जो मूल उपन्यास है वहां से ली है कुछ चीजें। कुछ जो गाइड आती है हमारी, ये दृष्टि वालों की गाइड है, इसमें भी काफी अच्छा दिया हुआ है, पात्र वगैरह और विषय वस्तु के लिए काफी अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ से लिया है। कुछ मैंने जो आलोचनात्मक है वो रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी की बुक के पेज रखे हैं। तो सबसे मिला जुला कर जो है मैंने यहाँ पर ये नोट्स तैयार किए हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। जी ये तो देखो, जैसे ये बुक है ना, इसके यहाँ पर पेज पर भी लिखा हुआ है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास की कहानी इस उपन्यास की कहानी दिल्ली के ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन लाल की है जिसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बड़ी दौलत विरासत में मिली है, लेकिन वह पश्चिमी आधुनिकता के प्रवाह में पड़कर लगातार अपव्यय के कारण कई तरह के संकटों में फंस जाता है। अंततः वह अपने बुद्धिमान एवं शिक्षित वकील मित्र लाला ब्रज किशोर, इसमें तो ज्यादा प्रमुख पात्र है, लाला मदन लाल और लाला ब्रज किशोर के प्रयासों से संकटों से उबरता है और चापलूसों और दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेता है। अब मुख्य पात्र पर चलेंगे। मुख्य पात्र कौन है? लाला मदन मोहन। लाला मदन मोहन की पत्नी का क्या नाम है? कामनी। ठीक है, लाला ब्रज किशोर, इनकी पत्नी का क्या नाम है? प्रियमवदा। दोनों इंपोर्टेंट पात्र हैं। मदन मोहन, मदन मोहन की पत्नी कामनी, ब्रज किशोर, ब्रज किशोर की पत्नी प्रियमवदा। फिर कुछ अन्य पात्र है, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर सिंबुदयाल, बाबूलाल। ये तो उन पात्र के बारे में बात हुई जो हिस्ट्री वाली हमारी ये गाइड है इसमें दिया हुआ है। कुछ अन्य पात्र भी मुझे मिले उपन्यास पढ़ते हुए, वे भी आप देख लीजिए। मुंशी चुन्नीलाल हम पीछे भी देख कर आए, मास्टर शंभुदयाल। उससे अलग पुरुषोत्तम भी एक पात्र है, हकीम अहमद हुसैन भी पात्र है, बाबू बैद्यनाथ और मिस्टर ब्राइट। ये पात्र भी आप याद रखना क्योंकि आजकल मुख्य पात्र से ज्यादा गौण पात्र ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो देखो एक बार फिर शुरू से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। बेसिक जानकारी, सारे प्रकरण के नाम आपको एक जगह मिल गए। उसके बाद भूमिका, हमने जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया। आप एक बार खुद से पूरी भूमिका जरूर पढ़ लीजिएगा यदि आपका मन है तो। ठीक है, भूमिका हो गई, ये पात्र हमारे हो गए। अब हम चलेंगे महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। इस उपन्यास की जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, देखो महत्वपूर्ण पंक्ति जो मैंने रखी है वे सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य के नाम से बुक आती है, गाइड है ये। इसमें जो है यूनिट 5 to 10 का काफी अच्छा मैटर दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ उसे पढ़कर काम भी नहीं चलेगा। एग्जाम में जो आजकल इतना डीपली पूछे जाने लगा है तो उससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, लेकिन काफी चीजें हमें
महत्वपूर्ण भी मिल जाती है। तो महत्वपूर्ण पंक्ति मैंने सभी यहीं से रखी है। पहली महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये तो हम देखकर आ ही चुके हैं, ये तो भूमिका की पंक्ति है। अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। ये तो भूमिका से हो गया। भूमिका हमने जब ओरिजिनल देख ली तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चले गए महत्वपूर्ण पंक्ति की तरफ। वलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचारी विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। किसकी पंक्ति है? मिस्टर ब्राइट की। आगे चलते हैं। प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति, प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिला, उनको भी अपने दुख सुख के साथ ही परमाणु का मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन सुन कर उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी डबडबाई हुई आंखों के आंसू पूछ जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं होता। ये पंक्ति किसके? लाला हरदयाल की ये पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति जो है, परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी तथा अधर्मियों की सहायता की, तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इंपोर्टेंट पंक्तियां यहाँ तक। ये किसकी है? लाला ब्रज किशोर की पंक्ति है। आगे चलेंगे। ये भी दोनों पंक्तियां जो है लाला ब्रज किशोर की और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब समान बहुतायत से मौजूद है। केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलई चल सकती है, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाता। नई नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। बिल्कुल सही बात भी कही है लाला ब्रज किशोर ने। ये कौन थे? वकील थे और मदन मोहन के मित्र भी थे। सच्चे मित्र यही थे, लाला ब्रज किशोर। ठीक है, अगली है महत्वपूर्ण पंक्ति है, देश की उन्नति अवनति का आधार वहां के निवासियों की प्रकृति पर है। सब देशों में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के बहुत मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं, उसकी उन्नति होती जाती है, और जिस देश में असावधान और कम कस होते हैं, उसकी अवनति होती जाती है। कितनी सही बात कही है। ये भी पंक्ति लाला ब्रज किशोर की है। हम आगे और कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देखेंगे। ये पंक्तियां मास्टर सिंबू दयाल की। मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है, उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने ही से दुख होता है। किसकी पंक्तियां? मास्टर सिंबू दयाल की, और इम्पोर्टेंट पंक्ति है। यहाँ पर वही पंक्तियां है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लाला ब्रज किशोर की ये दोनों पंक्तियां। ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया है, पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई। ठीक है, अगली पॉइंट है, वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्य शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों पंक्तियां जो है लाला ब्रज किशोर की है। आगे चलेंगे। फिर यहाँ पर ये भी मास्टर सिंबुदयाल की पंक्ति है। ये देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है लाला ब्रजलाल। आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। बिल्कुल सही बात भी इन्होंने कही है कि आदमी की जो पहचान है वे जाहिरी बातों से नहीं होती। कैसे होती है? उसके बर्ताव से ही आदमी की जो है पहचान होती है। आगे ये भी ज्यादातर जो आपको इस उपन्यास में प्रमुख पंक्तियां लाला ब्रज किशोर की सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां है इस उपन्यास में। मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब वे आप उस लायक न हो, परंतु तुमको जो बढ़ाई बड़े परिश्रम से मिली है, वे ईश्वर की कृपा से मुझको बेमेहनत मिल रही है, फिर मुझको जलन क्यों हो? तुम्हारी तरह खुशामद करके मदन मोहन से मेल किया चाहता तो मैं सहज कर लेता। ठीक है, यहाँ पर जो है ये इतनी पंक्ति इंपोर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, लाला ब्रज किशोर की पंक्ति है। आगे चले। फिर यहाँ पर ये लाला ब्रज किशोर की पंक्ति है, मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ? सही बात है। फिर आगे ये लाला ब्रज किशोर की पंक्ति है, अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। हिंदुस्तानियों में अब तक विद्या का व्यसन नहीं है,
समय की कद्र नहीं है, भले बुरे कामों की पूरी पहचान नहीं है। इसी में यहाँ के निवासी अपना बहुत समय औरों के निज की बातों पर हाशिया लगाने में और इधर उधर जटल हाँकने में खो देते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मतलब लाला ब्रज किशोर की कितनी बातें ऐसी है जो बिल्कुल सही है। ये पॉइंट है लाला ब्रज किशोर की पंक्ति है। ठीक है, आगे चले गए। मनुष्य की चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। लाला ब्रज किशोर की पंक्ति है, ये भी लाला ब्रज किशोर की पंक्ति है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हुई महत्वपूर्ण पंक्ति समाप्त। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैं जो भी उपन्यास आपको पढ़ाऊंगी तो मैं रामचंद्र शुक्ल और तिवारी और बच्चन सिंह इन तीन बुक में यदि इस उपन्यास के बारे में कुछ दिया हुआ है जो हमारा उपन्यास चल रहा है तो मैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये पहले देख लेते हैं परीक्षा गुरु के बारे में। कुछ रामचंद्र शुक्ल की बुक में हमें मिला है हिंदी साहित्य का इतिहास, देख लेते हैं एक बार। श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु नाम का एक शिक्षा पत्र उपन्यास भी लिखा है। वे खरी बोली के बोलचाल के शब्द और मुहावरे अच्छे लाते थे। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये लाला श्रीनिवास व्यवहार में दस और संसार का ऊंचा नीचा समझने वाले पुरुष थे। ये कल जो हमारी एमसीक्यू वाली क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आपको एक करवाया था। परीक्षा गुरु के कुछ अंश नीचे दिए जाते हैं। ये कहा का है परीक्षा गुरु का ही मतलब परीक्षा गुरु जो उपन्यास है उसमें से ही एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है। भला परोपकारी शुभ कामों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है, पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा। मतलब ये भी पात्र है, पीछे हम देखकर भी आए थे अन्य पात्र में। जैसे अन्न प्राणाधार है परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है और इम्पोर्टेंट पंक्ति भी है। लाला ब्रज किशोर ने कही है ये पंक्ति। जैसे अन्न प्राणाधार है परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला ब्रज किशोर कहने लगे, देखिए परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। ये हमने पीछे भी देखी है जहां पर हमने महत्वपूर्ण पंक्ति है, और ये शुक्ल वाली बुक में भी लिखी हुई है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये पंक्ति काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई इतना ही लिखा हुआ है, इसमें दो तीन पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। एक तो ये क्या शिक्षा पत्र उपन्यास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास के बारे में ये लाइन कही है, कोटेशन इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पर ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा गुरु उपन्यास का ही है। ठीक है, क्लियर हुई चीजें। रामचंद्र शुक्ल की बुक में परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में हमें तीन महत्वपूर्ण चीजें मिली है। आगे चलते हैं। ये बुक है रामचंद्र तिवारी की बुक में भी परीक्षा गुरु के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो हम देख लेंगे। वैसे जो ये बुक है रामचंद्र तिवारी की बुक, इसमें जो परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में लिखा हुआ है ज्यादातर वो लिखा हुआ है जो हम भूमिका में देखकर आ चुके हैं, लेकिन एक बार देखते हुए चलेगी। लाला श्रीनिवास दास बहुपठित व्यक्ति थे। उनका प्रसिद्ध उपन्यास परीक्षा गुरु अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक है। ये कहाँ से है? भूमिका से है। यहाँ पर वन बना हुआ है। इसी पेज के यदि आप नीचे जाओगे तो लिखा होगा परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका से। ठीक है, लेखक ने यानी लाला श्रीनिवास दास ने नई चाल को समझाते हुए लिखा है, अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई है उनमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल थे से सिलसिलेवार यथा क्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा बादशाह साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला। यह सब आपको भूमिका में मिलेगा। ऐसे सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में आंसू, आप देख रहे हैं वो हम पीछे भी देख कर आइए पंख। लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल। ठीक है, ये चार पांच याद रखना। आगे चलते हैं। फिर इसमें जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये सब वही है जो भूमिका में है, ज्यादातर इसमें भूमिका ही रखी गई है। वही चीजें है, ये महाभारत आदि संस्कृत के लॉर्ड वेकन, लोपोल्ड स्मिथ इन सब की सहायता ली है, बिल्कुल हमें पता है। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। और ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। किसने माना है परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास? तो ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परीक्षा गुरु उपन्यास कंप्लीट। मैंने आपको कल ही बताया था, मैं आपको भूमिका, महत्वपूर्ण पंक्ति, विषय वस्तु, पात्र और आलोचनात्मक समीक्षा। देखो परीक्षा गुरु मतलब
ये है कि जो उपन्यास जब हम गोदान पढ़ेंगे तो गोदान में हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियां मिलेगी। तो कोई उपन्यास छोटा है तो इसमें कम जानकारी है, कम महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वो हमारा कम समय में कंप्लीट हो जाएगा। जो बड़ा उपन्यास होगा हो सकता है 1 घंटे में हो, 1.5 घंटे में हो, लेकिन करवाऊंगी मैं आपको एक क्लास में ही कंप्लीट। तो आज हमारा परीक्षा गुरु उपन्यास कंप्लीट होता है। आपको ये क्लास कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर कर बता दीजिएगा। और कल को हमारी क्लास रहेगी गोदान उपन्यास पर, शाम को 4 बजे। ठीक है। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, हमारी मैराथन क्लास चल रही है कल, यानी वो कल कह रही हूँ संडे को, 22 तारीख का हमारे संडे है। उस दिन हम हमेशा डेली जो है मैराथन क्लास करते हैं हर संडे को। तो शाम को 7 बजे लाइव क्लास तो हमारी डेली होती है, लेकिन मैराथन क्लास हम करते हैं एवरी संडे को। तो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी उपन्यास यूनिट 6। तो अच्छे से आप हिंदी उपन्यास पढ़ कर आइएगा, रिवाइज कर कर आइएगा। उससे पहले मैं आपको 2 बैच फ्री करवा चुकी हूँ, ये हमारा तीसरा फ्री बैच चल रहा है। उन 2 बैच में एक बैच था यूनिट 9 हिंदी निबंध पर, और एक बैच था यूनिट 8 हिंदी नाटक पर। ये दोनों बैच कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्हें ये क्लास देखनी है बिल्कुल फ्री ये क्लास है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाओगे तो आपको ये दोनों प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इन पर क्लिक करोगे, हिंदी निबंध वाले पर क्लिक करोगे तो आपको देखो सारे जो है यहाँ पर निबंध आपको मिल जाएगी। ये हमने लाइन बाय लाइन निबंध पढ़े हुए हैं। और जब नाटक पर जाओगे, नाटक पर हमने ऐसे किया था, एक दिन नाटक पढ़ते थे और अगले दिन एमसीक्यू सोल्व करते थे। इस तरह आपको हमारे दोनों बैच की सभी क्लास मिल जाएगी। और हाँ, डेली हमारी शाम को 7 बजे लाइव क्लास हो रही है। आज भी आपकी लाइव क्लास होगी शाम को 7 बजे। आज का टॉपिक है, हम जो हमारी डेली शाम को जो 7 बजे क्लास होती है यूट्यूब चैनल पर ही होती है, फ्री क्लास है, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा द्विवेदी युग। अब ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास हमने चलाया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, इन 4 पर हम जो है एमसीक्यू सोल्व कर चुके हैं। कल को हमारी क्लास है, यानी आज जो है हमारी शाम को 7 बजे क्लास है द्विवेदी युग पर। ठीक है, तो आप लोग क्लास में आ जाइएगा। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो आज की क्लास हुई, यदि आप उसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल है हमारा हिंदी विद टीचर। ठीक है, कोई डाउट है तो हमारी डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, उसमें आकर पूछ लीजिएगा। क्लास के बाद आपको 5 मिनट दी जाती है, जो भी आपका डाउट हो आप पूछ ले। और यदि कोई अन्य डाउट है किसी और एग्जाम को लेकर तो आप मुझे मेल कर कर भी पूछ सकते हो। और आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज वीडियो में जो है कमेंट कर कर जरूर बता दीजिएगा। अगर कोई सुधार करना है तो वो भी आप बता दीजिएगा। और क्लास आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।